मैं इससे पहले आप लोगों को पढ़ा रही थी पर्यावरण प्रदूषण का जनजीवन पर प्रभाव। इसमें मैं आप लोगों को पर्यावरण प्रदूषण तथा प्रदूषण से क्या तात्पर्य होता है और प्रदूषण के प्रकार के अंतर्गत मैं आप लोगों को वायु प्रदूषण के बारे में बता चुकी हूँ कि वायु प्रदूषण किसे कहते हैं, वायु प्रदूषण के क्या कारण हैं, वायु प्रदूषण का मानव जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब मैं पर्यावरण प्रदूषण के अंतर्गत आपको दूसरा प्रदूषण नंबर 2 है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण किसे कहते हैं यह मैं आप लोगों को बताऊंगी। बच्चों, जल प्रदूषण वह होता है जिसमें घर या कल कारखानों के द्वारा या नगर पालिका के द्वारा वाहित मल को हम ले जाकर नदियों और समुद्र में गिरा देते हैं और इससे हमारा जल जो है प्रदूषित हो जाता है। उसे जो है जल प्रदूषण कहते हैं। क्योंकि बच्चों, जल में अनेक प्रकार के खनिज लवण, कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थों तथा गैसों के एक अनिश्चित अनुपात से अधिक अथवा अन्य अनावश्यक हानिकारक पदार्थ घुले होने से जल जो हमारा प्रदूषित हो जाता है। कल कारखानों में जो निकलने वाले जो वाहित पानी होते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर आदि अनेक विषैले गैस होते हैं। यदि उन्हें समुद्र में निष्कासित किया जाता है तो उससे जो है समुद्र का पानी जो है दूषित हो जाता है, जिससे समुद्र के जल जीव को हानि पहुंचती है, साथ ही मानव को भी बहुत बड़ी हानि पहुंचती है, क्योंकि उन्हीं जल को शुद्ध करके हम पीते हैं। साथ ही साथ बच्चों, अनेक प्रकार के कीटनाशक पदार्थ जो खेतों में अधिक मात्रा में पैदा करने के लिए रासायनिक पदार्थ डाले जाते हैं, कीड़ों को मारने के लिए पदार्थ डाले जाते हैं, खाद डाले जाते हैं, वह भी जो है एक प्रकार से जाकर के नदियों में विलीन हो जाता है। और इसके साथ ही साथ जो है वाहित मल, घर के जो अपमार्जक होते हैं, सभी जो है नदियों में और समुद्रों में जाकर निस्सारित किए जाते हैं और जो है जल प्रदूषित करने का कारण होता है। अब बच्चों, हम आपको बताएंगे जल प्रदूषण के कारण। यह तो था जल प्रदूषण किसे कहते हैं या जल प्रदूषण से आप क्या समझते हैं। तो जो इन अपमार्जकों के द्वारा जो है जल में वाहित किया जाता है उससे हमारा जल प्रदूषित हो जाता है, उसे हम जल प्रदूषण कहते हैं। अब जल प्रदूषण किन किन कारणों के माध्यम से प्रदूषित होता है, तो वाहित मल जो हमारे घरों के शौचालय या नगर पालिका के नालियों का जो मल होता है, जो गंदगी होती है, उन्हें नदियों में और समुद्रों में गिराने से वह या तालाबों में गिराने से वह जल जो है दूषित हो जाता है। दूसरा है घरेलू अपमार्जक। घरेलू अपमार्जक मतलब घर के जो शौचालय है या स्नान गृह है या जो बर्तन आदि हम धुलते हैं राख के माध्यम से या डिटर्जेंट पाउडर के माध्यम से या वस्त्र धुलते हैं, उसमें भी जो है सोडियम का प्रयोग होता है उन सर्फ के अंतर्गत। तो यह जो है कास्टिक सोडा होता है जो मैल को काटता है, यह भी जो है पानी में जब जाता है तो वह जल को अशुद्ध करता है। औद्योगिक अपशिष्ट जो कल कारखाने, बड़ी बड़ी मिलें होती हैं, उनके द्वारा जो निकले हुए गंदे जल होते हैं उसमें अनेक प्रकार के कार्बन डाई, सल्फर ऑक्साइड, एक ऐसे विषैले होते हैं, रासायनिक पदार्थ उसमें मिले होते हैं, उससे जो है जल जो है दूषित हो जाता है। कीटनाशी पदार्थ, कीटनाशी पदार्थ जैसे कीड़ों को मारने के लिए हम खेतों में दवा डालते हैं, खाद डालते हैं और उसके बाद पानी चलाते हैं। तो जब वर्षा होता है तो वर्षा के द्वारा जो है यह जल जो है वाहित होकर नदियों और समुद्रों में जाकर के गिरता है। इससे जो है कीटनाशी पदार्थों के द्वारा भी जल प्रदूषित हो जाता है। पांचवा है रेडियोधर्मी पदार्थ। रेडियोधर्मी पदार्थ किसे कहते हैं बच्चे, जो आजकल परमाणु बम का निर्धारण किया जा रहा है, परमाणु बम बनाया जा रहा है और अनेक प्रकार के जो आजकल हमारे इस आधुनिक युग में बिजली संयंत्रों में जहाँ बिजली उत्पन्न की जाती है वहाँ भी अनेक प्रकार के जो है विषैले गैस उत्पन्न होते हैं। जल में ही बिजली का उत्पादन होता है और इससे जो है
जल के जीव जो है मर जाते हैं और साथ ही साथ जो है जल प्रदूषित हो जाता है। अब जल प्रदूषण और जल प्रदूषण के क्या कारण होते हैं, इसके बाद है इन जल प्रदूषण, जब जल प्रदूषित हो जाता है तो उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। बच्चों, जल हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंश है और जल के बिना जीवन संभव नहीं है। यदि जल ही प्रदूषित हो जाए तो हमारा जीवन जो है संभव नहीं है। हमें अनेक प्रकार की बीमारियां भी जल के माध्यम से हो जाएंगी। तो जल प्रदूषण के क्या प्रभाव है मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव। जब जल दूषित होगा तो हम जल का सेवन करेंगे जिससे हमारा स्वास्थ्य जो है खराब होगा। हमें अनेक प्रकार की बीमारियां होंगी जैसे टाइफाइड है, पीलिया है, पेचिस है, हैजा है, डायरिया है, क्षय रोग है आदि। जलीय जीवों को हानि। जल प्रदूषण होने के कारण जल में रहने वाले बड़े बड़े मछलियां या छोटे छोटे जीव जो है प्रभावित होते हैं। फसलों को क्षति। जल प्रदूषित जल को से हम जब फसलों को सींचते हैं तो उन्हें भी क्षति पहुंचती है। जल प्रदूषण नियंत्रण के उपाय। अब जब जल प्रदूषित हो गया तो हम उसका नियंत्रण किस प्रकार से करेंगे बच्चों, इसको आप ध्यान से सुनिए। परिष्ठा की दृष्टि से प्रदूषण के प्रकार में सभी प्रकार आते हैं और उन प्रकारों में वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण सभी महत्वपूर्ण है। किसी का भी एक का वर्णन करने को लिए पूछ दिया जाता है। तो संपूर्ण प्रदूषणों के बारे में आप लोगों को ध्यान से समझना होगा। तो हम जल प्रदूषण का नियंत्रण किस प्रकार से करेंगे। पहला है औद्योगिक संस्थानों के जल को प्रदूषण रहित बनाना। जो कल कारखाने या उद्योग धंधे हैं उनका द्वारा जो बाहित मल है उसको हम सर्वप्रथम क्या करेंगे, प्रदूषण रहित, जो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड या रासायनिक पदार्थ होते हैं तो हम उन्हें रासायनिक संक्रामक पदार्थों के द्वारा जो है उन्हें शुद्ध करेंगे, तब जाकर के नदियों में गिराएंगे जिससे जल जो है दूषित नहीं होगा। दूसरा है कूड़े करकट को नदी में न फेंक कर उपयोग में लाया जाए। जो हम घर के या नगरों के जो कूड़े करकट होते हैं, पॉलीथीन, कागज आदि होते हैं या फलों के छिलके होते हैं, उनको हम सड़कों पर यूं ही फेंक देते हैं, नदियों में वाहित कर देते हैं। उनका हम उपयोग कर लें। खाद बनाने के लिए कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिससे घर को भी सजाया जा सकता है या कुछ वस्तुएं होती हैं जिसको सड़ाकर खाद भी बनाया जा सकता है। तीन वस्तुओं को हम अपने अनुसार जो है उन्हें उपयोग में लाएं जिससे जो है जल प्रदूषण पर नियंत्रण पाया जा सकता है। तीसरा है प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम। प्रदूषण कम हो इस पर हमें एक अधिनियम या समाज में एक अभियान चलाना चाहिए जिससे लोग जो है जागरूक हों। इसके लिए सरकार नियंत्रण कानून बनाकर सख्ती से उनका पालन करवाना चाहिए। पर्यावरणीय शिक्षा। पर्यावरणीय संबंधी हमको शिक्षा भी जागरूकता प्रदान करती है। जैसे पर्यावरण में हमको पेड़ पौधे लगाना तथा हम नदियों में बाहित मल न गिराएं, नदियों में गंदे शव या कूड़े करकट न फेंकें, इस प्रकार का एक शिक्षा अभियान भी चलाना चाहिए। परमाणु विस्फोट पर प्रतिबंध। समुद्र जल में परमाणु विस्फोट नहीं करना चाहिए क्योंकि इसके जो परमाणु विस्फोट के जो विषैले पदार्थ होते हैं और जल को प्रदूषित करते हैं और उसके जीव जंतु जो है मर जाते हैं। जलीय पौधे उगाना। नदियों, तालाबों, झीलों में शैवाल जैसे जलीय पौधे उगाने चाहिए जो जल प्रदूषण को कम करता है। शवों को जल में डालने पर प्रतिबंध। जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि शव को जो जलों में बाहित कर दिया जाता है, धार्मिक परंपरा कुछ लोग मानते हैं, इसका हमें जो है विरोध करना चाहिए। जलों में प्रभावित करने के लिए इस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। जल प्रदूषण से बचाव के उपाय। जल प्रदूषण से बचाव के कौन कौन से उपाय हैं, तो बड़े बड़े कारखानों, नदियों व सघन आबादी के क्षेत्रों से दूर होने चाहिए। कारखानों के से निकलने वाले जो विषाक्त पदार्थ होते हैं निर्जन स्थानों पर पाइप द्वारा ले जाकर के उन्हें बहा देना चाहिए। शहर के गंदे नाली नालों सीधे नदी या जलाशयों में न छोड़कर उसे दोष रहित बनाकर नदियों में छोड़ा जाए। समुद्रों में आणविक विस्फोटों पर रोक लगाई जाए। पेट्रोलियम पदार्थों को जहाज से सावधानी पूर्वक खाली करें जिससे यह समुद्र में न गिरे। ग्रामीण क्षेत्रों के मलमूत्र को किसी भूमि के गड्ढे में
खोद कर उसे डाल करके उसे फाड़ देना चाहिए। अब अगला है मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण क्या होता है बच्चों? मृदा प्रदूषण जो है भूमि से संबंधित होता है। मृदा के अंतर्गत, भूमि के अंतर्गत अनेक लवण, खनिज, कार्बनिक पदार्थ, गैस, जल एक निश्चित मात्रा में होते हैं। बच्चों, जब इन मात्रा में एक अनिश्चितता उत्पन्न होती है तो यह मृदा प्रदूषण बन जाता है। और मृदा प्रदूषण के क्या कारण हैं? विभिन्न प्रकार के कीटनाशक पदार्थ, जैसे आप लोगों को पहले ही बताया जा चुका है, शाकनाशक व कवकनाशक जैसे DDT, TBT, गैमेक्सिन, एल्ड्रीन, फिल्टर आदि के घोल जब हम फसलों पर डालते हैं तो वह जो है भूमि के अंतर्गत पहुंचकर भूमि को जो है प्रदूषित कर देता है। विभिन्न प्रकार के रासायनिक उर्वरकों से मृदा प्रदूषण होता है। घरेलू डिटर्जेंट, साबुन, फिनाइल आदि सर्फ जो है मृदा प्रदूषण करते हैं। हरे भरे वृक्षों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, जिससे जो है मृदा का अपरदन हो रहा है। धूल जो है मिट्टी का कटा हो रहा है। धूल जो है तेज आंधी के झोंकों के साथ जो है उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार से भी मृदा प्रदूषण होता है। तो मृदा प्रदूषण का क्या प्रभाव है? इसका यह प्रभाव है कि कीटनाशक, खरपतवारनाशक, कवकनाशक, विषैले रसायन भूमि की उर्वरता को कम कर देते हैं। विषैले मृदा प्रदूषक पेड़ पौधों के अंदर पहुंचकर अन्न को प्रदूषित कर देते हैं, जिससे हम उस अन्न का जब प्रयोग करते हैं तो मनुष्य के अंतर्गत अनेक प्रकार के रोगों का जन्म होता है। मृदा प्रदूषण रोकने के कौन कौन से उपाय हैं? मृदा प्रदूषण को रोकने के लिए प्राकृतिक खादों का प्रयोग करना चाहिए। कीटनाशक, खरपतवारनाशकों का संतुलित प्रयोग करना चाहिए। कीटनाशकों का सीधे अनाज में न मिलाना यह सबसे उत्तम होता है। अपमार्जकों को जलाशयों में नहीं गिराना चाहिए। मृत जानवरों व कूड़ा करकट को गड्ढों में ढक करके रखना चाहिए। यह है हमारा मृदा प्रदूषण रोकने के उपाय। अगला है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण किसे कहते हैं बच्चों? हमारे वातावरण में जब विभिन्न प्रकार की ध्वनियां जो यंत्रों से उत्पन्न होता है वह अनेक स्वर उत्पन्न करते हैं, और जो ध्वनि हमें सहने में आसानी होता है वह जो है ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। जैसे कल कारखानों के द्वारा लाउडस्पीकर, विमान, रेलगाड़ी, डीजल वाहन, पेट्रोल वाहन जैसे कार, मोटरसाइकिल आदि, इनके द्वारा जो ध्वनि या तरंगे उत्पन्न होती हैं वह हमारे लिए हानिकारक होती हैं। मनुष्य के लिए 40 डेसिबल से अधिक ध्वनि जो है मनुष्य के लिए अधिक खतरनाक होता है। हम जब अधिक अपनी क्षमता से अधिक ध्वनि को सुनते हैं तो उससे हमारे कान के पर्दे फट जाते हैं तथा हमारे हृदय पर उसका भयंकर प्रभाव होता है, और इससे हार्ट के भी लोग पेशेंट बन जाते हैं। तो इस प्रकार जो है ध्वनि प्रदूषण भी हमारे लिए सबसे अधिक खतरनाक और घातक होता है। ध्वनि प्रदूषण के कारण, ध्वनि प्रदूषण के निम्न 2 कारण होते हैं, प्राकृतिक एवं कृत्रिम। प्राकृतिक कारण वह है जिसके अंदर ध्वनि प्रदूषकों में बदलों की गड़गड़ाहट, बिजली की कड़क, भूकंप, ज्वालामुखियों से उत्पन्न ध्वनियां आती हैं। यह हमारा प्राकृतिक जो है ध्वनि प्रदूषण कारण होता है। और कृत्रिम कारण के अंतर्गत वह होता है जो परिवहन संसाधनों के द्वारा या मनोरंजन के साधनों द्वारा सामाजिक क्रियाकलाप करते हैं। शोर प्रदूषण रोकने के कौन कौन से उपाय हैं बच्चों? इसके अंतर्गत शोर प्रदूषण रोकने के उपाय है औद्योगिक जो कल कारखानों हैं उनको बस्ती से दूर लगाना चाहिए। स्वचालित मशीनों एवं गाड़ियों का प्रयोग कम करना चाहिए। लाउडस्पीकर तथा आवाजों का प्रयोग कम करना चाहिए। त्योहारों या शादी ब्याह के अवसर पर आतिशबाजी या पटाखों का प्रयोग पर रोक लगाना चाहिए। आग्नेय अस्त्रों के प्रयोग पर भी प्रतिबंध लगाना चाहिए। अब है अगला और लास्ट है रेडियो एक्टिव प्रदूषण। रेडियो एक्टिव प्रदूषण वह होता है बच्चों जो आज के जमाने में परमाणु विस्फोट किया जा रहा है, और इसे जो है इन रेडियो एक्टिव पदार्थों की क्रियाशीलता के द्वारा जो है रेडियोधर्मी जो उत्पन्न प्रदूषण होता है उसे रेडियोधर्मी प्रदूषण कहते हैं। यह सभी प्रकार के प्रदूषणों में सबसे अधिक हानिकारक प्रदूषण होता है। इसका प्रभाव जल पे, थल पे व हवाई पे
सभी पर होता है। रेडियोधर्मी पदार्थों के परमाणु नाभिकों से अल्फा, बीटा, गामा किरणें निकलती हैं और यह किरणें जो है जीवधारियों के गुणसूत्र व जीन में परिवर्तन कर देती हैं। इससे जीवधारियों का जो वास्तविक लक्षण एवं रचना होता है उसमें परिवर्तन हो जाता है और जीवधारी जो है अपंग एवं गूंगे या विकलांग पैदा होने लगते हैं। रेडियोधर्मी प्रदूषण का प्रभाव जंतुओं और वनस्पतियों का विनाश होने लगता है, विकलांगता बढ़ जाती है। इससे बच्चों रेडियोधर्मी प्रदूषण रोकने के उपाय। रेडियोधर्मी प्रदूषण रोकने के कौन कौन से उपाय हैं? तो परमाणु बमों एवं नाभिकीय बमों के निर्माण पर हमें रोक लगाना चाहिए। जल व थल नाभिकीय विस्फोटों पर अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाकर रोक लगाई जाए। संसार में परमाणु ऊर्जा की होड़ समाप्त कर रेडियोधर्मी प्रदूषण का निराकरण किया जा सकता है। बच्चों, इसके अतिरिक्त यह था हमारा पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषण के कौन कौन से प्रकार हैं? तो वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और रेडियोधर्मी प्रदूषण 5 प्रकार के होते हैं और ये पांचों परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। अब इसके बाद है पर्यावरण और संतुलन से प्राकृतिक आपदा। पर्यावरण, जब इन प्रदूषणों के कारण जब हमारा पर्यावरण जो है असंतुलित हो जाता है तो कौन कौन से प्राकृतिक आपदाएं आते हैं? लघु उत्तरीय या विस्तृत क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो इसके अंतर्गत प्राकृतिक आपदाएं आते हैं। भूमि का बंजर होना, जब पेड़ों पौधों का कटाई हो जाता है तो पेड़ पौधों को कट जाने के कारण, वर्षा के कारण वहाँ की मिट्टी का कटाव होने लगता है या तेज आंधी और तूफानों के कारण वहाँ की मिट्टी उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली जाती है। तो इस प्रकार वहाँ का भूमि जो है बंजर होने लगता है। दूसरा है बाढ़। पर्यावरण असंतुलित होने से बाढ़ की स्थिति भी आ जाती है। जब हमारा पर्यावरण जो है असंतुलित होगा, उसमें संतुलन नहीं होगा तो बाढ़ आती है, जिससे स्वदेश में खाद्यान्नों की कमी होगी। पेड़ के कटने से मिट्टी कटने लगते हैं। नदियों के बहाव से यही मिट्टी पानी के साथ समतल स्थान पर आकर जम जाती है और इस कारण मिट्टी नदी के सतह पर जम जाती है और नदी की गहराई कम हो जाती है, जिससे कि नदी का जल किनारों के बाहर बहने लगता है और खेतों तथा बस्तियों में प्रवेश कर जाता है और इस प्रकार से जो हमारी फसलें जो है नष्ट हो जाती है। मौसम की अनिश्चितता, जब हमारे पर्यावरण के पेड़ पौधे जो हमें हरा भरा रखते हैं, हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, जब यह निरंतर कटते चले जाएंगे तो हमारा और कल कारखानों के द्वारा निकले हुए गैस जो है अधिक पर्यावरण प्रदूषित करेंगे तो मौसम भी अनिश्चित हो जाएगा। बिना वजह के बारिश होगा, जब बारिश होना रहेगा तो बारिश नहीं होगा। इस प्रकार से बेवजह समय भूकंप आएगा तो यह प्राकृतिक आपदाएं हमारे सामने आती हैं। सूखा, जब पर्यावरण में असंतुलन होने से वर्षा सामान्य कम हो जाती है तो सूखा पड़ने की स्थिति आ जाती है। सामान्य के आधे से भी कम हो तो भयंकर सूखा पड़ने की स्थिति आ जाती है। सूरज की गर्मी बढ़ जाती है। नदी तालाब कुएं जो है सूखने लगते हैं। नगरों और गांवों के जल की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार से बच्चों यह पेड़ पौधों और पर्यावरण का संतुलन होने से सूखा पड़ता है। मरुस्थल का बढ़ना, मरुस्थल मतलब वनों और जंगलों में पेड़ों को काटने से वहाँ की मिट्टी नंगी हो जाती है। इसके साथ साथ मृदा क्षरण का कारण भी उर्वरता भी समाप्त हो जाता है, जिससे कि मरुस्थल बढ़ने लगता है। भूस्खलन, जब पेड़ों की कटाई होती है तो भूस्खलन भी होने लगा। भूस्खलन जहाँ तक पहाड़ों पर होता है, पहाड़ों की कुछ चट्टानें जो है अधिक वर्षा के कारण अपने आप भी खिसकने लगती है तथा मनुष्य के द्वारा भी सड़कें बनाने से पहाड़ों पर इसके द्वारा भी भूस्खलन होता है। भूस्खलन में बच्चों पहाड़ के छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं धीरे धीरे खसक कर गिरने लगते हैं और इससे जो है जो रोड होते हैं, सड़क होते हैं, वह जो है अवरुद्ध हो जाते हैं और इसके साथ पहाड़ों पर सड़कें बनाते समय भी डायनामाइट के प्रयोग से पहाड़ों की चट्टानें ढीली पड़ जाती हैं, जिससे वर्षा के जल के बहाव के साथ मिट्टी व चट्टानें नीचे लुढ़क आती हैं। इस प्रकार भूस्खलन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। कई अन्य कारणों से भी भूस्खलन होता है, जैसे भूकंप आता है, नदी का कटाव, जल रिसाव, चट्टानों का चटकना आदि। तो बच्चों जब हमारा पर्यावरण ही संतुलन नहीं बना रहेगा और संतुलित रहेगा तो इससे हमारे समाज में
यहाँ हमारे देश में अनेक प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं। जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि भूकंप आता है, बेवजह वर्षा होता है, जब वर्षा होनी चाहिए तब नहीं होता है, बाढ़ आता है, मौसम की अनिश्चितता, जब पानी की आवश्यकता होती है तब पानी नहीं बरसता है, जब नहीं आवश्यकता होती है तब बरसता है। तो इस प्रकार से यह पर्यावरण जो है, प्राकृतिक आपदाएं हमारे पर्यावरण में आता है। तो बच्चों, इस प्रकार से आपका यह जो है पाठ जो है समाप्त हो गया। अगला पाठ आप लोगों को पढ़ाया जाएगा संक्रामक रोग, उसके कारण और